Good morning, my dear students. Today I DP sir with you with some new questions. क्वेश्चन है कि हाउ डज एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा में एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसके विषय में हमको जानना है। तो अमीबा में एक्सक्रीशन, सबसे पहले आइए एक एक पॉइंट्स को देखते हैं कि अमीबा में एक्सक्रीटरी मैटर हो क्या सकता है और वो कैसे निकल सकता है। तो अमीबा is an unicellular organism. It has no excretory system at all. So, whatever excretion takes place, that is either through diffusion or with the help of contractile vacuole. ये contractile vacuole है, या तो diffusion से होता है या contractile vacuole से होता है। ठीक है। अब डिफ्यूजन से जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट अमीबा का एक्सक्रीशन हो जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर है उसका डिफ्यूजन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज आउट हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं डिफ्यूजन के थ्रू जाती हैं, समझ में आया। लेकिन अगर हम बात करें कि वाटर वगैरह का, अगर बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी के अंदर आ जाता है तो and salts, then that water and salt get collected in contractile vacuole, and time to time when this contractile vacuole enlarges, ठीक है, तो all the waste material is excreted out with the help of pseudopodia through contractile vacuole। देखें इस तरह से निकल जाता है, समझ में आया जी। इस तरह से अमीबा में इन सारे वेस्ट मटेरियल्स का एक्सक्रीशन होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइए इसी समय हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनके नाम आपको याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है, ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर हम पोरीफेरा में बात करें तो स्पॉन्जेज आते हैं, स्पॉन्जेज में भी डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर। सिलेंट्रेटा में कोई स्पेशल सेल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं वो होते हैं क्या, प्लेटी हेलमेंथिस में टेप वर्म, जिसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में अर्थवर्म में अगर हम देखें तो अर्थवर्म में नेफ्रीडिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आर्थ्रोपोडा में बात करें तो इंसेक्ट्स में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है, मालपीजियन बॉडी पाई जाती है, ठीक है, कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है। इन सब के थ्रू एक्सक्रीशन होता है इंसेक्ट्स में, समझ में आ गया। अगर हम बात करें इसके आगे बढ़ करके थोड़ा सा, किसमें, इकाइनोडर्मेटा में, जिसमें आपकी स्टार फिश आती है, तो स्टार फिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है एक अलग से, उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीशन होता रहता है, ठीक है। और बाकी अगर हम कार्डेट्स की बात करें तो उसमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, जिनमें प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है और उसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर और हम देखते हैं कि अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करें ऑर्गेनिजम्स का, तो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अगर हम फिश से देखना शुरू करें, फिश, रेप्टाइल्स और ह्यूमन बीइंग, तो इनमें समझ में आता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अमोनिया को ही एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे अमीबा भी उसी में आता है। अर्थात तो अमोनिया को प्रोटीन टूटता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से बनता है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से पहले अमोनिया ही बनता है। सबसे आसान काम भी यही है कि हम अमोनिया को निकाल दें, लेकिन उसको निकालना बहुत टफ टास्क है,
क्योंकि उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा यूरिन करना पड़ेगा, जो नॉर्मल कोर्स में पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं वहीं अमोनिया को डायरेक्ट निकाल पाते हैं डिफ्यूज एक्सक्रीटरी सिस्टम से। इसमें फिश आती है, इसलिए फिश को अमोनोटिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनोटिलिक। दूसरे आते हैं जो कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। दे कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, एंड दिस यूरिया is first stored and then removed away time to time. It requires comparatively less water. ठीक है, तो ये इसीलिए जो है इसमें क्या है कि अमोनिया अमोनोटिलिक हो गया। अब यूरिया, तो यूरिया को स्टोर करना भी आसान है, यूरिया को रिमूव आउट करने में लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई वी आर यूरियोटिलिक। हम लोगों को क्या कहा जाता है? यूरियोटिलिक। ह्यूमन बीइंग हुए और एम्फीबियंस में भी यूरियोटिलिक होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स की, तो ये यूरियोटिलिक नहीं होते, क्योंकि ये पानी तो बिल्कुल पीते ही नहीं। देखो अमोनोटिलिक को ये मान के चलो, जैसे अमोनोटिलिक को 150 लीटर पानी पर डे चाहिए, तो यूरियोटिलिक को 5 लीटर पानी चाहिए, बस 2 to 5 लीटर, जैसा कि आप लोग पीते हैं। और अमोनोटिलिक की जब हम यूरिकोटिलिक की जब हम बात करेंगे, जो कि रेप्टाइल्स में होता है, रेप्टाइल्स पानी बहुत कम पीता है, इसलिए इनमें यूरिक एसिड बाहर निकलता है एज ए वेस्ट मटेरियल। यूरिक एसिड सॉलिड वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है यूरिकोटिलिक। क्या कहा जाता है? यूरिकोटिलिक। ठीक है, अब यूरिकोटिलिक में यूरिक एसिड बाहर निकलता है। अच्छा, ये फीसेस के साथ निकलता है। किसके साथ? फीसेस के साथ बाहर निकलता है। तो इस तरह से अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक एंड यूरिकोटिलिक, सबसे ज़्यादा वाटर अमोनोटिलिक के लिए, उसके बाद में यूरियोटिलिक के लिए, फिर लास्ट में यूरिकोटिलिक के लिए चाहिए पानी। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसमें होता है, और इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिए। अमोनो, यूरियो, यूरिको और अमीबा में कैसे होता है, ये भी मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, कुछ अपने कंक्लूजन्स ड्रा करिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए। बार बार इस वीडियो को सुनना है, क्योंकि एक बार में ये काम नहीं चलेगा, आपके दिमाग में नहीं जाएगा एक बार में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो वो होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज ये जो आप देख रहे हो किडनी बेस्ड। ठीक, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।